स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। विशेष तौर से जीपीएफ को लेकर जो रूल्स बदले गए हैं उस पर जानकारी देंगे। सालाना जीपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन पर अब कितना इनकम टैक्स लगने वाला है, बिल्कुल ये बड़ी अपडेट आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। दूसरी बात, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर भी कहेंगे क्योंकि ये दिल्ली से लौट आए हैं और एक्शन मोड में नजर आए हैं। बैक टू बैक इनकी ओर से मीटिंग्स ली गई हैं और वन निगम में कार्यरत कर्मचारी दैनिक भोगियों के लिए राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। तीसरी बात, पटवारियों से जुड़ी करना चाहेंगे क्योंकि आज राजस्व मंत्री के साथ इनकी मीटिंग जरूर हुई लेकिन पूरी तरह से बेनतीजा रही है। पटवारियों की ओर से कहा जा रहा है कि ये अब आने वाले समय के लिए रणनीति तैयार करेंगे, लेकिन दूसरी ओर राजस्व मंत्री भी अपने फैसले से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दोनों वर्गों की ओर से क्या कुछ दलीलें सामने आई हैं, बिल्कुल जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करने वाले हैं क्योंकि अब ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है येलो अलर्ट के बाद। हालांकि इस बार येलो अलर्ट का हमें काफी असर देखने के लिए भी मिला है। 27 जुलाई के बाद मौसम खराब रहेगा, येलो अलर्ट जारी किया गया था और इसका असर भी बिल्कुल देखने में आया है। लेकिन अब 29 जुलाई से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है 4 अगस्त तक। इस बीच सावधानी बरतने के लिए भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है। सावधानी बरतना इसलिए जरूरी है क्योंकि जगह जगह पर भूस्खलन वाले मामले भी सामने आए हैं। जैसे हम बात शिमला की करें तो यहाँ विकास नगर में भराड़ी रोड पर बड़ा भूस्खलन हो गया है जिस वजह से यातायात व्यवस्था डगमगा गई थी। पूरे हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 45 सड़कें बताई जा रही हैं जहां आवाजाही ठप है और लाहौल स्पीति में 215 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप बताए जा रहे हैं। हालत कुछ ऐसी है कि सोलन में एक बड़ा हादसा पेश आया है। दरअसल ये परवाणू के पास दतियार जगह है जहां अखबार लेकर एक गाड़ी आ रही थी और उस पर बड़ी चट्टान गिर गई। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, बाकी के 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इन्हें अस्पताल ले जाया गया है, ईएसआई अस्पताल। गंभीर लोगों को ले जाया गया। अभी इस मामले में पुलिस भी छानबीन कर रही है और जगह जगह इस दौरान मलबा गिरने का या बड़ी चट्टानें सड़क पर आने का खतरा देखिए बना हुआ है। इसी वजह से ये येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट को लेकर हम आपको जानकारी देते हैं। हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश भी होती है तो उसके बाद बड़ा नुकसान सामने आता है, खासतौर पर अगर हम मानसून सीजन की बात करें तो ऐसा ही कुछ सोलन में दतियार के पास भी हुआ है। कालका शिमला नेशनल हाईवे से जुड़ी ये जानकारी है, परवाणू के पास, क्योंकि ये दतियार क्षेत्र है और सोलन की ओर ये अखबार की गाड़ी आ रही थी लेकिन उससे पहले ही हादसे का शिकार हो गई है। हालांकि जब वहां बड़े बड़े पत्थर गिरे तो एक लेन पूरी तरह से बाधित हो गई थी। ट्रैफिक जाम लंबे समय तक लग गया था। अभी तक उन चट्टानों को हटाने का काम वहां पर बिल्कुल जारी है। देखिए, लाहौल स्पीति से भी एक बड़ी जानकारी देना चाहेंगे। यहाँ 30 घर है जो कि खाली करवा दिए गए हैं। हर बारी की तरह इस बार भी लाहौल स्पीति के लोगों को उसी समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है जो कि हर वर्ष उन्हें देखनी पड़ती है। ये बात हम कर रहे हैं मयाड़ घाटी के करपट नाले की। देखिए, यहाँ पिछली बार भी भयंकर बाढ़ आ गई थी, इस नाले में फिर बाढ़ आई है जिस वजह से 30 के करीब मकान खाली करवाने पड़े हैं। एक प्राइमरी स्कूल है जिसका स्टोर रूम और शौचालय बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तकरीबन 12 बीघा जमीन वहाँ ऐसी बताई जा रही है जो कि गाद से भर गई है। कुछ एक जमीन का हिस्सा तो पूरी तरह से बह ही गया है पानी में और वहाँ जो पूरा गाँव बसा हुआ था जिसमें 30 घर हैं और 63 लोग यहाँ पर रहते थे, उन्हें सुरक्षित जगह पर अभी फिलहाल पहुंचाया गया है। हालांकि बताया जा रहा है ये ग्रामीण लोग खुद ही उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं और अभी टेंट में रहकर ही गुजारा कर रहे हैं। जल्द से जल्द इन्हें राहत दी जाए, एक सुरक्षित जगह पर इन्हें ले जाया जाए जहाँ पर ये चैन की सांस ले सके। ये मांग भी इनकी ओर से उठाई जा रही है। लाहौल स्पीति में देखिए जनसंख्या कम है, 30 घर हैं लेकिन 30 घर में ये सिर्फ 63 लोग हैं। लेकिन इस वक्त अपने घरों से बाहर निकलकर इन्हें रहना पड़ रहा है। ऐसी हालत नहीं है कि अपने घरों में जाकर ये रह सके क्योंकि लगातार वहां पर पानी का फ्लो बढ़ता जा रहा है। देखिए, स्कूल बंद पर शिक्षक नाराज हो गए हैं और ये कला अध्यापकों से जुड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं। अभी फैसला लिया गया है सरकार की ओर से कि जिन स्कूल्स में एनरोलमेंट कम है या 2-4 छात्र ही पढ़ते हैं उन्हें मर्ज कर दिया जाएगा या फिर बंद किया जाएगा। तो ये निर्णय गलत है, इस निर्णय को वापस लिया जाए, सोच विचार इस पर होना चाहिए, ये कला अध्यापकों का कहना है। इनकी ओर से तर्क ये दिया जा रहा है कि छात्र इसलिए कम है क्योंकि शिक्षक नहीं है पढ़ाने वाले। बहुत बार ऐसा हुआ है कि अभिभावकों की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया
और अभिभावकों ने ज्ञापन सौंपकर भी ये मांग उठाई कि जल्द से जल्द वहाँ पर स्टाफ भर्ती किया जाए। लेकिन जब शिक्षकों की कमी उन्होंने लंबे समय तक देख ली तो उसके बाद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में अब दाखिला करवा रहे हैं ये अभिभावक। अभी भी समय है। कम एनरोलमेंट वाले स्कूल इसलिए हैं क्योंकि वहां पर शिक्षकों की कमी है। जब पढ़ाने वाले शिक्षक आ जाएंगे तो अपने आप ये छात्रों की संख्या भी बढ़ जाएगी। ये बड़ी बात कही गई है कला अध्यापकों की ओर से। अभी स्कूलों में तकरीबन 17,000 के करीब पद खाली चल रहे हैं। ये ब्यौरा भी इन्हीं की ओर से दिया गया है और 1600 पोस्टें कला अध्यापकों की खाली है। जल्द से जल्द इन्हें भरने पर विचार होना चाहिए। स्टाफ की कमी है, इस वजह से स्कूल खाली हैं। जब स्टाफ आ जाएगा तो स्कूल भी भर जाएंगे। ये गलत निर्णय है। कहाँ तो शिक्षकों से वायदा किया गया था और बेरोजगारों से वादा हुआ था कि जल्द से जल्द भर्तियां होंगी, लेकिन यहाँ तो अब स्कूल बंद करने पर यह सरकार आ गई है और नाराजगी इन्होंने व्यक्त की है। देखिए, सुजानपुर में एक नया ही वाक्य सामने आया है। यहाँ भाजपा ने कांग्रेस पार्टी में सेंधमारी कर अपने कब्जे में नगर परिषद ले लिया है। दरअसल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के यहाँ चुनाव होने थे। उपमंडल अधिकारी डॉक्टर रोहित शर्मा एवं नगर परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार की अध्यक्षता में मतदान करवाया गया। इसमें नगर परिषद के 8 पार्षदों व स्थानीय विधायक कैप्टन रंजीत सिंह राणा ने मतदान में हिस्सा लिया। भाजपा ने अध्यक्ष पद के लिए वार्ड नंबर 2 की पार्षद शकुंतला देवी को अपना अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया था, लेकिन भाजपा समर्थकों की संख्या 3 ही रह गई थी। और जैसे ही यहां स्थानीय विधायक कैप्टन रंजीत सिंह अपने 5 कांग्रेस समर्थित पार्षदों सहित पहुंचे तो कांग्रेस को लगा कि अब तो वो जीत हासिल करके ही रहेंगे, उनके पक्ष में ही फैसला आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सेंधमारी एक तरह से यहां पर हो गई और भाजपा के कब्जे में ही ये दोनों सीटें आ गई हैं, अध्यक्ष की भी और उपाध्यक्ष की भी। काफी ज्यादा हैरत अंगेज देखिए ये पूरी तरह से मामला है। बिलासपुर में नए एसपी की नियुक्ति हुई है और ये मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी संदीप कुमार धवल को बिलासपुर का नया एसपी नियुक्त किया गया है। फिलहाल अभी बाकी जिलों में भी क्योंकि बदलाव होगा और इसके संकेत पहले ही मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से दे दिए गए हैं। अब देखिए, अभी तक अफसरों के तबादले नहीं हो पाए थे। कई तरह के सवाल इस पर उठाए जा रहे थे। आईपीएस ऑफिसर्स के भी क्योंकि तबादले नहीं हुए थे और लगातार कांग्रेस नेताओं की ओर से भी अब दबाव बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री पर कि अब तो ये तबादले होने ही चाहिए। काफी ज्यादा समय हो गया है सरकार को बने हुए भी। देखिए, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि अगर पटवारी कानून को अपनी जिद पर ही अड़े रहेंगे तो सरकार भी पीछे नहीं हटने वाली है। पटवारी जानते हैं, कानून को जानते हैं कि किस वजह से उन्हें टर्मिनेट किया जा सकता है, तो ये कारण सरकार को ना दे। खुले शब्दों में चेतावनी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दी है पटवारी कानून को संघ को। ये दरअसल हाल ही में एक डिसीजन लिया गया था कि पटवारी और कानूनगो को स्टेट कैडर में डाला जाएगा। इसी फैसले का ये विरोध कर रहे हैं और विरोध के चलते ही आज सचिवालय पहुंचे थे मंत्री से मुलाकात करने के लिए। वार्ता काफी लंबे समय तक हुई लेकिन एक तरह से बेनतीजा रही है। सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। राजस्व मंत्री की ओर से तर्क ये दिया गया है कि इन्हें जिला कैडर से स्टेट कैडर में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत सालों से कुछ एक पटवारी अपने जिलों से दूर हैं, तो उन्हें भी अब अपनी डिस्ट्रिक्ट में जाने का मौका मिलेगा। ये जनहित से जुड़ा निर्णय है। काफ़ी समय से कुछ एक पटवारियों की कानूनगो की शिकायत भी आ रही थी, तो इसका निपटारा भी हो पाएगा और आने वाले समय में डिवीजन स्तर का फैसला भी पटवारी कानूनगो के लिए हो सकता है। इसके भी संकेत आज राजस्व मंत्री की ओर से दे दिए गए हैं। लेकिन इनका कहना है कि किसी भी हड़ताल को बर्दाश्त ज़्यादा लंबे समय तक नहीं किया जाएगा और टर्मिनेट भी फिर यहाँ पटवारी कानूनगो को किया जा सकता है। ये अगर अपनी जिद पर अड़े रहेंगे तो सरकार भी पीछे नहीं हटने वाली है। बाकी की डिमांड्स इनकी पूरी की जाएंगी, आश्वासन दे दिया गया है। लेकिन फिलहाल बैठक इसी मेन मुद्दे पर बुलाई गई थी कि स्टेट कैडर वाला फैसला वापस लिया जाए। ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है। एक और बात जो कि यहाँ जगत सिंह नेगी की ओर से कही गई है वो ये है कि फिलहाल ये लोगों की ओर से जो शिकायतें आई थी उसे देखते हुए ये निर्णय हुआ है। तो अभी पटवारी कानून को तरह तरह के तर्क जरूर दे रहे हैं लेकिन सरकार फैसला वही ले रही है जो कि यहाँ जनहित से जुड़ा है। अब देखिए, पटवारी कानूनगो की ओर से इस पूरे मामले में क्या कहा गया है। उनका कहना है वो डरने वाले नहीं हैं। उन्हें टर्मिनेशन ऑर्डर्स दिखाकर धमकाने की कोशिश हो रही है, डराने की कोशिश हो रही है। ये पीछे नहीं हटेंगे। अभी ऑनलाइन मोड पर ही इन्होंने अपना काम बंद किया था लेकिन अब ऑफलाइन मोड पर भी अपना काम बंद कर देंगे, जिस वजह से पंचायतों के काम बहुत बुरी तरह से प्रभावित होंगे
और ये भी जगत नेगी ने कहा है कि जो असुविधा अभी आम लोगों को हो रही है उसे चैलेंज के तौर पर लिया जाएगा और जल्दी ही उसका रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन अभी ही अगर मुसीबतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, सिर्फ ऑनलाइन कामकाज इन्होंने बंद किया था, अब अगर ऑफलाइन मोड पर भी काम नहीं करेंगे, कार्यालयों में नहीं जाएंगे, चाबियां सौंप देंगे सरकार को, तो आखिरकार आगे की कार्यप्रणाली फिर किस तरह से चलेगी, ये बड़ा सवाल है। और पटवारी कानूनगो ने आज ये ऐलान कर दिया है कि नई रणनीति अब ये तैयार करने वाले हैं। हमेशा इनके विरुद्ध ही यहाँ पर फैसले लिए गए हैं, इनके हित में कोई भी फैसला अभी तक साबित नहीं हुआ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं वो भी इन्हें अपने करने पड़ते हैं, उसके लिए भी कोई सुविधा इन्हें सरकार की ओर से नहीं दी जाती है। और इनका माइंडसेट पहले से ही इस तरह का बना था कि इन्हें जिला कैडर में ही काम करना है, तभी इन्होंने इस नौकरी को चुना था। लेकिन अब इनके साथ धोखा किया जा रहा है, जिला कैडर से सीधा स्टेट कैडर में भेजा जा रहा है। ये अपने जिलों को छोड़ने के लिए हर किस तैयार नहीं है, ये भी इन्होंने बात स्पष्ट तौर पर रखनी चाहिए है। और इसलिए नहीं है क्योंकि वित्तीय नुकसान भी इन्हें होगा, साथ ही साथ इनका माइंडसेट भी अभी ऐसा नहीं बना है, इनके परिवार को भी परेशानी आएगी। तो सरकार ने अचानक से जो फैसला लिया है वो इनके लिए खरा साबित नहीं होने वाला है, इसलिए अब सरकार को ही अपना निर्णय वापस लेना होगा, ये ऐसा कहते नजर आ रहे हैं। और सरकार का कहना है कि पटवारी कानून को जितनी जल्दी इस फैसले को एक्सेप्ट करेंगे उनके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर ये फैसला नहीं अपनाते हैं, इस पर सहमति नहीं जताते हैं, तो फिर टर्मिनेशन ऑर्डर्स पहले ही तैयार हैं। ये भी यहाँ देखिए मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से आज तर्क दिया गया है। देखिए टेट फीस बढ़ोतरी पर बवाल हो गया है, टेट परीक्षा की फीस में बढ़ोतरी कर दी गई है धर्मशाला शिक्षा बोर्ड की ओर से, और इसमें जेबीटी बीएड प्रशिक्षु और एक इनका संगठन है जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ, इनका कहना है कि सरकार नौकरियां तो दे नहीं रही है और दूसरी ओर यहां परीक्षा फॉर्म की फीस लगातार जरूर बढ़ाई जा रही है। जो आवेदन पहले ये 500 से 800 की फीस में करते थे, अब 1000 से 1600 रुपए भी इन्हें देने पड़ रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। एक और ये बेरोजगार हैं, दूसरी ओर बार बार इन्हें इस तरह की आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। सरकार तुरंत प्रभाव से इस निर्णय को वापस ले, अगर नहीं होता है ऐसा कुछ या फैसला वापस नहीं लिया जाता है तो ये फिर आंदोलन करने के लिए मजबूर होने वाले हैं। इनका मानना है कि जेबीटी कमीशन की भर्ती 5 सालों से नहीं हो पाई है, लास्ट टाइम 2019 में हुई थी, उसके बाद से लेकर इंतजार में है और पिछले 9 महीने से बैच वाइज भर्ती भी लटकी हुई है। 15-15 सालों से अपनी इस नौकरी का इंतजार बैच वाइज भर्ती के लिए कुछ एक लोग कर रहे हैं। तो ना कमीशन आधार पर भर्तियां हो रही हैं, ना बैच वाइज आधार पर भर्तियां हो रही हैं, और ऐसे में टेट की परीक्षा का फॉर्म भी महंगा कर दिया गया है, लगातार फीस बढ़ाई जा रही है। पहले आवेदन मांगे जाते हैं, भारी भरकम फीस ली जाती है, उसके बाद फिर भर्तियां होती नहीं, सुक्खू सरकार इन्हें बीच में लटका देती है। ये बात जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित संघ की ओर से कही जा रही है, प्रशिक्षित बेरोजगार संघ की ओर से ये स्टेटमेंट दी गई है आज। देखिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जैसे ही दिल्ली से लौटे हैं तो बिल्कुल एक्शन मोड में आज नजर आए हैं। बैक टू बैक इनकी ओर से मीटिंग्स ली गई हैं और सबसे ज्यादा निर्णय यहाँ फॉरेस्ट को लेकर हुए हैं। दरअसल वन विकास निगम निदेशक मंडल की बैठक भी क्योंकि ली गई, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी अध्यक्षता की है। सबसे बड़ी बात दैनिक भोगियों के लिए निकलकर सामने आई है। अब 400 रुपए दिहाड़ी वन विकास निगम में दैनिक भोगियों की जा रही है। साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं उन्हें 4% महंगाई भत्ते की एक और किस्त जारी की जाएगी, जिसका इंतजार कर्मचारियों में काफी लंबे समय से बना हुआ था। ये डीए की एक और किस्त जारी की जा रही है 4% महंगाई भत्ते की। और कुछ और भी निर्णय लिए गए हैं जिसमें 80% कर्मचारियों को नियमित भी किया जाएगा। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो अपनी सेवाएं दे रहे थे अब उन्हें नियमित करने की बात भी यहाँ हुई है। और वन विकास निगम पहली बार एफसीए मंजूरी के उपरांत ब्यास नदी से खनन गतिविधियां शुरू करेगा, ये भी मुख्यमंत्री की ओर से आज बड़ी जानकारी दी गई है। पिछली बार मॉनसून का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा रहा था, इस बीच कुछ एक लकड़ी बह भी गई थी और 680 पेड़ क्षतिग्रस्त भी हुए थे। इन्हीं पेड़ों की लकड़ी बेचकर 2.5 करोड़ रुपए का लाभ भी हुआ है, ये भी मुख्यमंत्री की ओर से ही आज जानकारी दी गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली में हैं। पहले मुख्यमंत्री गए थे, अब डेप्यूटी सीएम गए हैं, जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक पद क्योंकि मंत्रिमंडल में खाली चल रहा है, 6 से 8 के करीब पद निगम बोर्ड में भी खाली चल रहे हैं, जिन्हें जल्दी भरा जा सकता है। फिलहाल मायने अभी मीटिंग्स के कुछ इसी तरह के निकाले जा रहे हैं। हालांकि डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से भी मुलाकात की है और जल जीवन मिशन को लेकर जल्दी अदायगी की जाए हिमाचल को, ये भी अपील की है। हालांकि इस मिशन
रजिस्ट्रेशन का काम हिमाचल में पूरा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक अदायगी नहीं हो पाई है। तो ये मांग वहां केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी गई है डेप्यूटी सीएम की ओर से। देखिए, हिमाचल की सभी पंचायत में परिवार रजिस्टर की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मशोबरा स्थित लोक प्रशासन संस्थान में ग्रामीण विकास विभाग की 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। अनिरुद्ध सिंह ने कार्यशाला के दौरान ऑनलाइन परिवार रजिस्टर मॉड्यूल, ऑनलाइन प्रोसीडिंग रजिस्टर मोबाइल एप्लीकेशन, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का भी शुभारंभ किया है। तो एक ये छोटी सी राहत भरी खबर पंचायत के लोगों के लिए। अब आना चाहेंगे अहम खबर पर, क्योंकि जीपीएफ रूल्स जो हैं यहाँ पर बदल दिए गए हैं। ये ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों के लिए जीपीएफ रूल्स बदले गए हैं, यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स में बदलाव किया गया है और इसकी मंजूरी कैबिनेट से भी ले ली गई है। और जो महालेखाकार हैं उन्हें भी ये संशोधन भेज दिया गया है। यानी कि अब अगर देखिए, ऑल इंडिया सर्विस वाले अधिकारियों का सालाना जीपीएफ कंट्रीब्यूशन 5 लाख रुपए से ज़्यादा होगा तो इससे होने वाली इनकम पर टैक्स लगेगा। ये टैक्स इन्हें खुद भरना होगा। इससे पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी यही व्यवस्था थी, लेकिन ऑल इंडिया सर्विस में एक समान रूल न होने के कारण महालेखाकार कार्यालय से बार बार राज्य सरकार से यह बात उठाई जा रही थी, जिस पर अब ये निर्णय ले लिया गया है। ये अहम खबर कहना चाहेंगे। सरकारी कर्मचारी भी इस पर हिमाचल प्रदेश में कई दफ़ा सवाल उठाते थे कि आखिरकार ये इनकम टैक्स का भुगतान इन्हें ही क्यों करना पड़ता है। ऑल इंडिया सर्विस वाले अधिकारी हैं, उनके लिए भी इस तरह का प्रावधान होना चाहिए। तो निर्णय हो चुका है, कैबिनेट से भी मंजूरी ले ली गई है और महालेखाकार को भी ये रूल्स अब आगे भेज दिए गए हैं। जनरल प्रोविडेंट फंड रूल से जुड़ी ये जानकारी हमने आपको दी है। क्या आप जानते हैं, संसद में बड़ा हंगामा हुआ है और हिमकेयर की गूंज भी वहां तक पहुंची है। और ये भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की ओर से बात कही गई है, क्योंकि मौजूदा समय में ये सांसद भी हैं और वहां इनकी ओर से ये बात कही गई कि जो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है ये भी इंडी गठबंधन का हिस्सा है और इंडी गठबंधन का काम है कि विकास को रोक देना। हिमाचल में भी 18 महीने से विकास को रोका हुआ है, कोई भी विकासात्मक कार्य नहीं हो रहे हैं। और तो और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें भी पूरी तरह से बंद करने की कोशिश हो रही है। उदाहरण उन्होंने हिमकेयर योजना का दे दिया है कि निजी अस्पतालों में इसे बंद किया जा रहा है और हालात कुछ ऐसे हैं कि 370 करोड़ की अदायगी अभी रह रही है कंपनियों को करने के लिए, जो कंपनियां इसके लिए अधिकृत थी। हालांकि इस बात पर काफ़ी सारे रिएक्शन यहाँ भी सामने आए हैं। कांग्रेस नेताओं की ओर से इस पर रिएक्शन ज़रूर दिए जा रहे हैं। हिमाचल सरकार ने 3 सब डिवीजन में नई व्हीकल सीरीज दी है। परिवहन विभाग ने एसटीएम घुमारवी, एसटीएम झंडूता और एसटीएम शिमला ग्रामीण को ये सीरीज दी है। इन सभी सीरीज में 0001 और 999 तक के नंबर होंगे। फिलहाल ये आप देख सकते हैं, परिवहन विभाग के वेबसाइट पर भी डिटेल से जानकारी वहां पर दी गई है। अब आना चाहेंगे बड़े मुद्दों पर, क्योंकि हर वर्ग को ये लग रहा है कि शिक्षा विभाग में जल्द से जल्द समस्याओं का निपटारा होगा, लेकिन संभव कैसे है जब अभी यहाँ ना तो शिक्षा मंत्री है, ना ही उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक हैं, ना ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक हैं। ये तीनों ही दरअसल असम गए हुए हैं। वहाँ पर किस तरह से शिक्षा प्रणाली को अंजाम दिया जा रहा है, कैसे यहाँ की शिक्षा में सुधार किया जाए, वहाँ से सीख लेने की आवश्यकता है, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये असम पहुँचे हुए हैं। ये तकरीबन शिक्षा मंत्री सहित 12 लोगों की टीम वहाँ पर गई हुई है। तो अभी जो टीजीटी मॉडिफिकेशन का कार्य चल रहा है वो तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक शिक्षा मंत्री और ये डायरेक्टर्स वापस नहीं आते हैं विभाग के। दूसरी बड़ी बात, एंटिटी भर्ती का भी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। स्कूलों का युक्तिकरण भी नहीं हो पाएगा और जेबीटी बैच वाइज भर्ती भी तब तक पूरी नहीं हो पाएगी जब तक शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर वापस नहीं आते हैं। ये वापस आएंगे, उसके बाद ही फाइल्स पर अंतिम मंजूरी मिलेगी। जैसे अगर हम जेबीटी बैच वाइज भर्ती की बात करें तो ये कहा जा रहा था कि पहले स्कूलों का युक्तिकरण होगा और टीचर्स की भी रैशनलाइजेशन होगी, उसके बाद जाकर फाइनल लिस्ट तैयार होगी। लेकिन पूरा काम तभी हो पाएगा जब शिक्षा मंत्री वापस लौटेंगे। और एंटिटी भर्ती में भी तभी कोई नई अपडेट सामने आ सकती है। इसी तरह से 100 मामले हैं टीजीटी मॉडिफिकेशन के, ये भी अब बीच में ही रुक गया है मामला। कहाँ तो देखिए नियुक्तियों को लेकर लिस्ट जारी हो गई थी, लेकिन फिर कुछ एक शिकायतें इसमें आई हैं। एक टीजीटी को 2 स्टेशंस भी अलॉट कर दिए गए थे। अब इस मॉडिफिकेशन के लिए भी और ज़्यादा इंतज़ार करना होगा। दरअसल कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस अपनाई जा रही है असम में, इसे लेकर असम के शिक्षा मंत्री से हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर मिलने वाले हैं।
देखिए, रूट परमिट विवाद चल रहा था हिमाचल और पंजाब के बीच। इसे लेकर आज दोनों अधिकारियों में यहाँ शिमला में बैठक हुई है और शिकायत ये की गई है पंजाब के अधिकारियों की ओर से कि पंजाब में एचआरटीसी की ज़्यादा संख्या में बसेस चल रही हैं और 5000 किलोमीटर की शर्तों को भी एक तरह से दरकिनार किया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। तो इस पर अब एक ज्वाइंट कमेटी बना दी गई है। ज्वाइंट कमेटी पूरे मामले को रिव्यू करने वाली है कि आखिरकार हिमाचल एचआरटीसी की गलती है या फिर पंजाब की गलती है, और उसके बाद ही कोई निर्णय अब इसमें भी लिया जाएगा। देखिए, जोगिंद्रनगर में 19 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई है। ये नर्सिंग 3rd सेमेस्टर में थी और ये कई तरह के कारण बताए जा रहे हैं। गंदा पानी भी हो सकता है जिस वजह से इसे पीलिया हो गया था। पहले जोगिंद्रनगर के सिविल अस्पताल में इस युवती का इलाज चल रहा था, फिर वहां से टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए इसे रेफर कर दिया गया था। शनिवार को ही टांडा मेडिकल कॉलेज ने इसे पीजीआई चंडीगढ़ ले जाने के लिए कहा, जब इसकी हालत और ज़्यादा गंभीर हो गई और बीच रास्ते में ही इस युवती ने दम तोड़ दिया है। अभी जो परिवार वाले लोग हैं वो काफ़ी शोक में हैं और प्रशासन अस्पताल को भी यहाँ पर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, यानी कि जो अस्पताल है उसे भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि पहले से ही इसकी बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया गया। और प्रशासन आखिरकार क्यों पानी पर चेक नहीं रख रहा है, या जल शक्ति विभाग पर भी इससे पहले कई तरह के सवाल उठे हैं, क्योंकि लगातार अभी पीलिया के मामले सामने आ रहे हैं। मानसून में पानी गंदा आता है, लेकिन सुरक्षा का जिम्मा कहीं ना कहीं विभाग का, प्रशासन का है। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अभी युवती के परिजनों की ओर से किया जा रहा है। और अभी कुछ दिन पहले ही 21 वर्षीय युवक की भी मौत हुई थी जोगिंद्रनगर में ही, और ये भी पीलिया का ही मामला था। तो गंभीर रूप अब जॉन्डिस भी लेने लगा है। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।